तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल of NEET questions. So the today we start the practice session of biology, which is the chapter from cell the unit of life. In this chapter we will do most expected question for NEET 2022. So let's start. लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें. सो इन front of you the first question is the concept of cell lineage. Cell arise from pre-existing cells only. Cellula e cellula was propounded by. Option first is Purkinje. Option 2 is Virchow. Option 3 is Swammerdam. Option 4 is Robert Hooke. So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा सोचिए. तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ. इसका करेक्ट आंसर है विर्चो, विच वॉज रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेलुला ई सेलुला. इसका क्लियर आंसर एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ है. जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एक मिनट. सो चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is which organelle helps in the synthesis of cholesterol and visual pigment in the epithelial cells of the retina. क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार. Which organelle helps in the synthesis of lipids, cholesterol and visual pigments in the epithelial cells of retina. क्वेश्चन साफ साफ कहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है और रेटिना की विजुअल पिगमेंट मतलब कि एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है. ऑप्शन ए एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑप्शन बी आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑप्शन सी गोल्जी बॉडीज एंड ऑप्शन डी राइबोसोम्स. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज एसईआर. द करेक्ट आंसर इज एसईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, जो कि क्या करता है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट्स को हेल्प करता है सिंथेसिस करने में. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल्स आर करेक्ट. 3 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो सेल ऑर्गेनल्स के रिगार्डिंग करेक्ट हैं. एक गलत है, वो गलत बताइए कौन सा है. सो ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें. First option is lysosomes are double membraned vesicles bud off from Golgi apparatus and contain digestive systems. मतलब कि लाइजोसोम्स क्या डबल मेम्ब्रेन्ड है और बड ऑफ किसके साथ, गोल्जी ऑपरेटस के साथ, जो कि क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है. सेकंड ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. जो ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं और जिसमें कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस में हेल्प करता है. थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, जिसमें पिगमेंट लैक होता है बट देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. फोर्थ ऑप्शन इज स्फेरोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज इज लिपिड्स. सो क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ. लास्ट ऑप्शन चलते हैं. स्फेरोसोम जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और एसोसिएटेड होता है, वो भी सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ लिपिड करता है. ठीक, इसका फंक्शन सही है. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, पिगमेंट उसमें नहीं होता है और उसका खुद का डीएनए नहीं होता है, कंटेंट खुद का डीएनए होता है एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं होता है. बी ऑप्शन में जो दिया वो भी सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी बिल्कुल सही दिया हुआ. लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें लाइजोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ना कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. वो सुसाइडल बैग की तरह काम करते हैं. हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी उसमें होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण सुसाइडल बैग की तरह काम करते हैं. और लाइपोप्रोटीनियस सेल्स का इनक्लोज होता है, मतलब लाइपोप्रोटीनियस लेयर होती है उसकी. ठीक है, लेकिन क्या है कि देखो इसमें अगर क्वेश्चन में आंसर में दिया होता ऑप्शन में लाइजोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड तो ऑप्शन सही होता है, लेकिन डबल मेम्ब्रेन बाउंड दिया है तो ये ऑप्शन गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Next question. Read the statement and correct option
Statement 1, the cistern and in Golgi complex have cis and trans phase. Statement 2, the cis phase is also called forming phase and trans phase is also called maturing phase. ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. And option 3, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And option 4th, both statement 1 and 2 are correct. So the correct option is option number A. इसमें both correct होते हैं क्योंकि गोल्जी ऑपरेटर्स की जो सिस फेस होता है वो कॉन्वेक्स साइड होता है. ठीक है, इसने क्वेश्चन में कहा है सिस्टर्ने इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव सिस और ट्रांस फेस. सिस्टर्ने में दोनों होते हैं, सिस और ट्रांस दोनों होते हैं. और सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं और ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस कहते हैं. बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया हुआ है. लेकिन एक बात और बता दूं, जो सिस फेस होता है वो कॉन्वेक्स साइड होता है और जो ट्रांस फेस होता है वो कॉन्केव साइड होता है. सिस फेस जो होता है वो वेसिकल्स रिसीव करता है किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. और जो गोल्जी का ट्रांसफॉर्म होता है वो बर्ड्स ऑफ होता है वेसिकल सेक्रेशन. मतलब कि जो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा लाइजोसोम की तरफ, मतलब कि बर्ड ऑफ हुआ है जो गोल्जी अपरेटस वो ट्रांस फेज होता है. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड secretion which of the following organelles is frequently found. ओके, ऑप्शन नंबर ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया. आपको क्वेश्चन एक बार समझ में ना आया होगा, मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ. इन सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज फ्रिक्वेंटली फाउंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसमें राइबोसोम प्रेजेंस होती है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस में मेन हेल्प करता है. सिक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों में हेल्प करता है. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल ऑर्गेनल्स प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेल्प्स इन. जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वो किस में हेल्प करता है. ऑप्शन नंबर ए फोटो रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर 2 फोटोट्रॉपिज्म, ऑप्शन नंबर 3 फोटोपेरियोडिज्म एंड ऑप्शन नंबर 4 फोटोसिंथेसिस. इसका करेक्ट आंसर होगा फोटो रेस्पिरेशन. ओके, आंसर ऑप्शन नंबर ए. तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, मेन पेरोक्सिसोम एसोसिएटेड होते हैं फोटो रेस्पिरेशन के साथ. मतलब कि फोटो रेस्पिरेशन के साथ पेरोक्सिसोम एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है, मेन पेरोक्सिसोम का काम होता है टू रिड द सेल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस. मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंस को हटा देना सेल से, मेन काम होता है. तो फोटो रेस्पिरेशन उसी में हेल्प करता है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द गिवन सेल ऑर्गेनल्स आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. मतलब कि सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड हैं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी apparatus and vacuole. The correct option is nucleus. Okay, nucleus is the correct option. nucleus के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम भी नहीं होते, इनमें भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियस. मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें ऑप्शन टिक करने के बाद इसका हट जाता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Blood groups are identified by the presence of various surface glycoproteins that are referred to as antigens present on the surface of RBC, the cell organelle that would have involved in glycolization of protein. देखिए, मैं अगर आपको इस क्वेश्चन में सबसे बड़े हिंट दूं कि देखिए ग्लाइकोप्रोटीन में भी स्टार्टिंग में जी आ रहा है, ग्लाइकोसाइलेशन में भी स्टार्टिंग में जी आ रहा है. तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन राइट क्या हो सकता है. फिर भी हम ऑप्शन पढ़ते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज राइबोसोम, सेकंड ऑप्शन इज पेरोक्सिसोम एंड द थर्ड ऑप्शन इज गोल्जी बॉडीज एंड द फोर्थ ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो करेक्ट ऑप्शन इज गोल्जी बॉडी. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज गोल्जी बॉडी, क्योंकि ग्लाइकोलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो एडिशन ऑफ मतलब कि सैकराइड को प्रोटीन में एंड लिपिड को इनमें, मतलब कि एडिशन ऑफ सैकराइड जो हेल्प करती है वो ग्लाइकोलाइजेशन प्रोसेस करती है. ठीक है, टू प्रोटीन एंड लिपिड की तरफ. और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सब गोल्जी बॉडी से ही निकलते हैं.
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल म्यूजोसोम्स फंक्शन इज। अब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में म्यूजोसोम का फंक्शन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, ऑप्शन नंबर बी formation of cell wall, increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content, option number C respiration and secretion process, option number D all of these. So correct option is, सोचिए क्या हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि क्या है म्यूजोसोम के सारे फंक्शन है ये, वो डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में भी हेल्प करता है, सरफेस एरिया भी बढ़ाने में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और रेस्पिरेशन और सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में साफ साफ लिखे हुए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द रॉन्गली मैच्ड पेयर। अब इसमें क्या है, गलत बताना कौन सा पेयर गलत मैच्ड है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ओके, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियन, जो विच इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑप्शन नंबर सी सेंट्रियोल विच इज 9+2 array of microtubules, and option number 4 is axoneme। सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। वैसे इसमें मैं आपको बता दूं, करेक्ट ऑप्शन तो होगा थर्ड। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है वो 9+0 array ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ना कि 9+2 array ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, जिसमें से कि 9 जो होते हैं वो पेरीफेरल पेरीफेरल फाइब्रेंस ऑफ ट्यूब्यूलिन में प्रेजेंट होते हैं, और जो सेंटर में होता है वो एब्सेंट होता है। सेंटर में कुछ नहीं होता है, सेंटर में 0 होता है, ना कि 2 होता है। ओके, और बाकी आपने देखा होगा फर्स्ट जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ही होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला साइट लिखा है, ये वाला ऑप्शन आपने पढ़ा होगा कि प्लांट रेस्पिरेशन चैप्टर में है, उसमें है ये। वैसे इसमें तो नहीं दिया हुआ सेल ऑर्गेनल में, उसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में। एंड एक्सोनिमा होता है वो तो कोर ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैसेला होता ही है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरएनए इज फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स, एंड ऑप्शन नंबर सी वैक्यूल, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है बताइए। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वैक्यूल्स। इसने कहा है आरएनए सभी में पाया जाता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है आरएनए, क्योंकि डीएनए तो पाया नहीं जाएगा, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इसलिए आरएनए पाया जाएगा। राइबोसोम में भी आरएनए प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन सब में आरएनए प्रेजेंट होता है, बट वैक्यूल में आरएनए प्रेजेंट नहीं होता, आपने खुद देखा होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी ही बेस्ड हैं, और एनसीईआरटी की लाइनों से ही मैंने लिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं इसमें। प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंस ऑफ 2 layers ऑफ मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर 2 presence of ribosome, option number C presence of thylakoids, option number D presence of DNA। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी presence of thylakoid। ओके, क्योंकि प्लास्टिड में थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टर्ने होता है, ना कि मतलब कि प्लास्टिड में थाइलाकॉइड्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टर्ने होता है, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों में 2 लेयर मेम्ब्रेन होती है, दोनों में राइबोसोम होता है, दोनों में डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टर्ने होता है और प्लास्टिड में थाइलाकॉइड्स होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइबोसोम्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पेक्टिवली। अब देखो साइज पूछा है, ये तो साफ साफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 80S, 70S एंड 70S। राइबोसोम का साइज 80S होता है, साइटोप्लाज्म का साइज 70S होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट का साइज 70S होता है। आप मतलब कि देखा होगा उसमें शायद साइटोप्लाज्म का नहीं दिया हुआ है, लेकिन राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट का जरूर दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन साइटोप्लाज्म का नहीं दिया जहाँ तक।
वैसे करेक्ट ऑप्शन होगा 80s, 70s एंड 70s। आपको ऐसे जो जिसमें मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस दिए हों, इसको तो आपको इस तरह की तो आपको थोड़ा याद ही करके जाना पाएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आपको तो ध्यान रहेगा तो ही आप कर पाएंगे, ना तो नहीं कर पाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए आया, मैच द कॉलम। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। सोचिए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। मैं थोड़ा टाइम देता हूँ इसको, ये वाला गलत मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सा है, इसको सही ज़रूर करिएगा। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए बताता हूँ मैं। देखिए इसमें कहा है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, फर्स्ट में दिया हुआ है कलरलेस प्लास्टिड, सेकंड में दिया हुआ येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्लास्टिड, थर्ड में दिया हुआ ग्रीन प्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्ट अपन ने सबसे सामने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन में होता है, तो ग्रीन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट का ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो अब देखिए ए में थर्ड वाला हो गया। अब तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें ए बी सी डी, इनमें से एलिमिनेट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लगे कि दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो पहले मान लीजिए कोई ऑप्शन आपको नहीं आ रहा कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो दो ऐसे करिएगा, दो सेलेक्ट करिएगा, दो एलिमिनेट करिएगा। क्योंकि जो दो सेलेक्ट करेंगे उसमें से आपको, हाँ फिर उसमें भी ध्यान दीजिए कौन सा मोस्ट प्रोबेबल सही हो सकता है, तो उसी को टिक करिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ए का थर्ड आ रहा है हमारा, सी और डी तो हट गए हमारे ऐसे ही, तो सी और डी तो ऑप्शन में नहीं हो सकते, ये सी हट गया, डी भी हट गया। ओके, अब आती बात ए की। अब बात आती है फर्स्ट और सेकंड की, तो ठीक अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्लास्टिड होते हैं उसमें। ओके, क्रोमोप्लास्ट में ये कलर होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। अब मैं आपको स्टोरेज बता दूं, इनका फंक्शन बता दूं। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टोरेज में हेल्प करता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट कंटेन करता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, आपने पढ़ा ही होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग extra chromosomal segments of double stranded circular and naked DNA present in a bacterial cell। ऑप्शन ए है प्लाज्मिड, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोइड, ऑप्शन सी मीजोजोम्स एंड ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेजेस। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मिड। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेट भी होते हैं ये, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट भी होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होते हैं, नेकेड डीएनए होता है इसमें, और ये बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे फंक्शन प्लाज्मिड्स के हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए मैंने अपने हाथों से लिखकर आप लोगों के लिए किया है, तो लाइक तो बनता है प्लीज़। आइए ये क्वेश्चन बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा सही है? देखिए न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू, इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन नंबर डी, लार्जर न्यूक्लियोई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है इसका? सोचिए ज़रा एक बार। चलिए मैं ही बताता हूँ। इट इज़, इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का एक प्रकार का साइट होता है, मतलब कि उसी में ये चीज़ होती है प्रोसेस। ओके, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता, और ना ही ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये जरूर ध्यान रखिए, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, ये लार्जर न्यूक्लियाई नहीं होता, डिवाइडिंग सेल्स में हेल्प नहीं करता, प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कौन सा इसमें से यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है यूग्लेना वायरिडिस, ऑप्शन बी
अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन सी स्टीरिया कोलाई एंड ऑप्शन डी पैरामीशियम कॉर्डेटम। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसमें, बताइए, सोचिए सोचिए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी स्टीरिया कोलाई। ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, ठीक है। बाकी यूग्रेना वालिडेस और अमीबा प्रोटियस, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ये सारे एग्जांपल हैं यूकैरियोटिक के, एक्सेप्ट एस्चेरिचिया कोलाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मिसमैच, ऑप्शन ए। अब इस मिसमैच कौन सा ये आपको ढूंढना है। अभी सॉरी इसमें कट गया थोड़ा सा ऑप्शन, इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ गैस वैक्यूल्स जो ग्रीन बैक्टीरिया के साथ, लार्जेस्ट सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल के साथ, और प्रोटिस्ट यूकैरियोट के साथ, मिथानोजन प्रोकैरियोट के साथ। सोचिए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ना कि एनिमल सेल में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, लार्जर सेंट्रल वैक्यूल्स प्लांट सेल में होते हैं, ना कि एनिमल सेल में। मिथानोजेंस प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स होते हैं, और गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया होता है। ओके, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं मतलब कि। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट में कौन सा सब्सटेंस स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी ऑयल्स एंड लिपिड्स, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी वाटर एंड ऑयल। क्या हो सकता है बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एल्यूरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, और बाकी स्टार्च नहीं होता, ना ही ऑयल एंड लिपिड्स होते, और ना ही वाटर एंड ऑयल होते हैं। एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ NADH+H+ टू NAD अकर्स इन, किस में होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है F1 पार्टिकल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी outer membrane of mitochondria, and option D subtle of mechanism of mitochondria। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, NADH को H+ ऐड करना है, NAD में चेंज करना है, जो किस में अकर होता है, किस में प्रोसेस होती है ये वाली, ये प्रोसेस होती है ऑप्शन नंबर ए में, F1 पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये प्रोसेस होती है, ना कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होती, ना ही आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। भाई उसमें कहाँ से, आउटर मेम्ब्रेन में कहाँ से प्रोसेस हो सकती है, और सटल मैकेनिज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है ये, ठीक है। ऑप्शन इसका ए है, फर्स्ट F1 पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि वर्डिंग सब सेम है, थोड़ा ही डिफरेंस है, तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम नीट में क्वेश्चंस आएंगे उसके सेम ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे रेनिन और रेनिन, दोनों में रेनिन होते हैं, लेकिन एक में एन का डिफरेंस होता है, एक में डबल एन का, सिर्फ डिफरेंस ये होता है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 पोलर हेड एंड 2 नॉन पोलर टेल्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 पोलर नॉन पोलर हेड एंड 2 पोलर टेल्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 नॉन पोलर हेड्स एंड 1 पोलर टेल, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 पोलर हेड एंड 1 नॉन पोलर टेल। अब सब नॉन पोलर और पोलर, नॉन पोलर पोलर सब इसी में दिए हुए हैं। अब सोचिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1 पोलर हेड एंड 2 नॉन पोलर टेल्स। साफ ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में साफ दिया हुआ है कि फॉस्फोलिपिड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पोलर हेड होता है और 2 नॉन पोलर टेल्स होती हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट 1 पोलर हेड एंड 2 नॉन पोलर टेल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलुलर कंपोनेंट एट द बेस ऑफ ईच सीलियम एंड फ्लैजियम और फ्लैजिलम इज।
कौन सा ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है जो सीलियम और फ्लैजेलम के बेस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए एक्सोनेम, ऑप्शन सी बी बेसल बॉडी, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। क्या कौन सा है बताइए, सोचिए सोचिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? देखिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर है बी बेसल बॉडी। बेसल बॉडी एक ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है जो सीलियम और फ्लैजेलम के बेस में प्रेजेंट होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोप्लास्ट कैसा सेल है, मतलब प्रोटोप्लास्ट सेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी विदाउट न्यूक्लियस एंड ऑप्शन नंबर सी अंडरगोइंग डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी विदाउट सेल वॉल। सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। मैं फिर से ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी विदाउट न्यूक्लियस एंड ऑप्शन नंबर सी अंडरगोइंग डिवीजन एंड लास्ट ऑप्शन विदाउट सेल वॉल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी विदाउट सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट ऐसा सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फाइनली हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।